मोदी जी ने अपने सिंहासन तक पहुंचने का हर रास्ता किसानों के लिए बंद कर दिया है। 135 करोड़ भारतीय एकजुट हो चुके हैं, लेकिन ये पार्टियां जिनको मानसिक लकवा मारा हुआ है, ये अराजकता फैलाना चाहती हैं। 12 विपक्षी दलों का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त है, जिसमें सबसे प्रमुख है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को किसानों की चिंता है या नहीं है? ये जो सवाल का तीर आपने विपक्ष की ओर घुमाया है ना चित्रा जी, इसका रुख असल में मोदी सरकार की तरफ मोड़ देना चाहिए। भाई, जमावड़ा किसी भी तरीके का हो, वो कोरोना काल में बहुत ही घातक होगा, ये बात कौन नहीं जानता। लेकिन किसानों के आंदोलित होने का जो ये पूरा सबब है, इसे रोकने का अधिकार क्षेत्र केवल मोदी जी के पास है। देखिए, किसान आंदोलित इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार को अपना अहंकार किसानों के अधिकार से ज्यादा बड़ा लगता है। मोदी जी ने अपने सिंहासन तक पहुंचने का हर रास्ता किसानों के लिए बंद कर दिया है। जब भी किसान आगे जाने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, राजमार्ग खुदवा दिए जाते हैं, तार बिछवा दिए जाते हैं, कीलें खड़ी कर दी जाती हैं। इनका मानसिक दिवालियापन निकल चुका है, ये इनको मानसिक लकवा मार गया है। यही कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया दिखाते हुए जब परिणाम आने थे असेंबली के, तो क्या कह रही थी, आपको याद है चित्रा जी? हम किसी चर्चा पे नहीं आएंगे, केवल कोविड ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज तो आ गए हैं, क्या कोविड को परास्त कर दिया है भारत ने? 135 करोड़ भारतीय एकजुट हो चुके हैं, लेकिन ये पार्टियां जिनको मानसिक लकवा मारा हुआ है, ये अराजकता फैलाना चाहती हैं लाशें हों, उन पे गिद्धों की राजनीति करें। कोरोना है, लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि देश में जो है कृषि कानून के बिना कहीं देश नहीं रुक रहा था। कृषि कानून नहीं रहेंगे तब भी देश नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अपने देश के किसानों को खुश करने के लिए कहें कि चलो आपकी बात मानते हुए कृषि कानून वापस लेता हूं, लेकिन आपकी सहमति से दोबारा हम इन बिलों को लाएंगे और उसमें किसानों से बात करेंगे तो सारा मसला खत्म। आज अनाउंस कर दे, कल का प्रदर्शन भी बंद और कल किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे सब लोग। हम इस देश के ही तो किसान हैं। सबसे बड़ी बात यह है आज कि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन लगाने के बाद सब लोग अपने घरों में हैं। ये सही है कि खेत में सब काम हो रहा है, मेरे भी यहाँ खेत में काम हो रहा है, लेकिन पब्लिकली सड़कों पर भीड़ का इकट्ठा होना किसी भी कीमत पर किसी के हित में नहीं है, ना देश के हित में, ना किसानों के हित में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कोरोना गांव में गया है और जिस तरीके से घटनाएं गांव में घट रही हैं, वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं। जरा ये समझाइए कि क्या ये सरकारी दबाव और सत्ता का रसूख है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में ताकत नहीं झोंक रही कि वो जो टूल किट था वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है। वो ट्विटर से पूछ रहे हैं, मेन काम पर ध्यान नहीं है, ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये आप लोगों का दबाव है? दिल्ली पुलिस ने नंबर 1 कोई रेड नहीं किया ट्विटर की दफ्तर में, नोटिस इशू करने गई थी उनको। क्यों नोटिस देने जाना पड़ा? इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने मेल पे भेजा। मेल किसको भेजा? मेल भेजा गया महेश्वरी जी को, मनीष महेश्वरी जी को, जो कि अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया इंक ट्विटर के कहते हैं। इस मेल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लिखा कि हम एक टूल किट को लेकर जांच कर रहे हैं क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और ऐसा प्रतीत होता है उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारियां हैं। ये रिक्वेस्ट को कंसीड करने में क्या बुराई है? तो मनीष महेश्वरी जी जो एमडी हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं ट्विटर इंक का एमडी नहीं हूं, ये गलत एड्रेस पे आपने ईमेल भेज दिया और मैं जानता नहीं हूं बॉस कौन है। तो बाध्यता स्पेशल फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, वो इनके दफ्तर गई क्योंकि एक एम्बिग्विटी था कि आखिर मालिक कौन है, और वहां वो नोटिस दे के आई कि जो भी आपके मालिक हैं, जो भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कृपया करके वो साझा करें इंफॉर्मेशन की इस टूल किट को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसके बिना पर आपने इसे मैनिपुलेटेड करार दिया है। एक व्यक्ति ने बोला ये दस्तावेज हमारे हैं, हमने उसका खंडन किया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि आतंकवाद के मामले में तफ्तीश करती है, वो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई, वहां पर नोटिस सर्व करने के लिए। फूल किट, मट्टी पलीद हुई, झेप बिटाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पहुंचे, जबकि वहां पर पिछले मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप ये सोच लीजिए कितनी मिट्टी पलीद सरकार अपनी कराने पर तुल गई है एक झूठे दस्तावेज को गलती से सच साबित करने के लिए। इस काल में
हमें कोविड पर बात करनी चाहिए, हमें प्रबंधन पे बात करनी चाहिए, वैक्सीनेशन पे बात करनी चाहिए, जो रामनामी खींची जा रही है लाशों से नदियों के किनारे, उस पर बात करनी चाहिए, या इस फर्जी टूल किट के मामले पर बात करनी चाहिए। आपने ईमेल भेजा, आपको मालूम है कि ये कंपनीज आपके ईमेल का जवाब देते नहीं, ये आसमान से ऊपर है, तो इनके यहां नोटिस दी जानी चाहिए, नोटिस जा करके देखना चाहिए। और महाजन साहब अगर नहीं तो महाजन साहब ये बता सकते हैं कौन जवाब देगा, ये हमें और बता दीजिएगा। आप नहीं तो कौन? वरना जब तक आप ये नहीं बता पाते हैं तब तक महाजन साहब आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आप यहीं रहेंगे जब तक आप ये बता नहीं सकते हैं कि किसका जवाबदेही कौन दे करेगा। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में न सिर्फ वायरस के लक्षण बदले बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हुआ। जाहिर है इसी हिसाब से वायरस को रोकने और बीमारी का मैनेजमेंट करने की नीति भी बदली। कोरोना की पहली लहर मरीजों को एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल टैबलेट, विटामिन सी और जिंक दिया गया, तब बहुत कम डॉक्टरों ने आइवोमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया था। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी दी गई थी। जो मरीज गंभीर थे उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और मारक रही। इसमें डॉक्टरों ने आइवोमेक्टिन का प्रयोग पहली लहर के मुकाबले ज्यादा किया। मल्टीविटामिन दिए गए, पैरासीटामोल टैबलेट के साथ साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल बढ़ाया गया। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बहुत से मरीज ठीक भी हुए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। स्टेरॉइड्स को लेकर ब्रिटेन की एक स्टडी कहती है कि इसे कोरोना मरीज को पहले हफ्ते में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है और शरीर वायरस से लड़ नहीं पाता। बहुत से डॉक्टरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, फैबीफ्लू और टोसिलिजुमैब जैसी दवाएं पर्चे पर लिखी। नवंबर 2020 में WHO ने ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल की सलाह दी थी, लेकिन बाद में इसके असर पर स्टडी आ गई और यह पता चला कि कोरोना के मामलों में यह दवा जीवन रक्षक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दवाओं और स्टेरॉइड्स को पर्चे पर लिखकर कई जिंदगियां बचाई गई हैं और तमाम तकनीकी पहलुओं पर फैसला डॉक्टर ही ले सकते हैं, लेकिन दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को महामारी के दौर में तेज गति से अपडेट करते रहने की भी जरूरत है। देश में ब्लैक फंगस बीमारी अब महामारी का रूप धारण कर चुकी है। देश के 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी शेयर की है, जिसके अनुसार देश में अब तक ब्लैक फंगस के 5,424 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4,556 मरीज पहले से कोरोना संक्रमित थे, यानी 868 केस ऐसे हैं जिनमें मरीज को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ था, जबकि ब्लैक फंगस के कुल केस में 55% ऐसे हैं जिनमें मरीज डायबिटीज से पहले से ही पीड़ित थे।